गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वह बीए फर्स्ट सेम और बीए प्लस बीएड फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम इसकी विषय वस्तु को जानते हैं। विषय सूची। खंड क, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल। वैसे तो हिंदी साहित्य के 4 भाग थे: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। लेकिन आज हम हमारे सिलेबस के अनुसार आदिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। आदिकाल का नामकरण, आदिकालीन परिस्थितियाँ, आदिकालीन वीरगाथा काव्य की विशेषताएं, पृथ्वीराज रसो की प्रामाणिकता। आदिकाल के प्रमुख कवि: विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई। खंड ख, आधुनिक हिंदी काव्य। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुवित्रानंदन पंत, अज्ञा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह। थके पाव उपन्यास, भगवती चरण वर्मा। खंड क, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल। सम्मत 1050 से सम्मत 1375 तक। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अनेक विद्वानों ने अलग अलग नामकरण दिए हैं। उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि सभी विद्वान उसे अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन आज तक कोई भी नामकरण उचित नहीं है। कुछ इतिहासकारों ने इसका समय 10वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य तक माना है। उन्होंने उसका हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल माना है। लेकिन मिश्र बंधुओं का नामकरण, जो मिश्र बंधु थे हिंदी साहित्य को में सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे, उन्होंने उसे आदिकाल की संज्ञा दी है। प्रारंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा दी है। मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल की संज्ञा दी है। लेकिन उनका यह नामकरण किसी भी तरह से प्रमाणिक नहीं माना जा सकता, ना ही उन्होंने किसी प्रकार का कोई भी ठोस उदाहरण दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नामकरण वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के महान लेखकों में से एक थे। वह हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार भी थे। उन्होंने हिंदी साहित्य के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ भी लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा है। उसने हिंदी साहित्य के इस आरंभिक काल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। उनके अनुसार जो आदिकाल में काव्य की रचना हुई है उसमें उन्होंने रसो ग्रंथों को उसका आधार माना है। रसो ग्रंथ उस समय के प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते थे। रसो ग्रंथों में शामिल है हमीर रसो, खुमान रसो, जयप्रकाश, जयमैक जस चंद्रिका, पृथ्वीराज रसो, परमाल रसो। इन ग्रंथों के आधार पर उन्होंने इस काल को वीरगाथा काल कहा है। और एक अन्य उदाहरण दिया है कि इस काल की जितनी भी रचना हुई हैं उसमें वीर रस का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता था। इस कारण इस काल को वीरगाथा काल माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह नामकरण कुछ हद तक प्रमाणिक माना जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत का ही समर्थन किया है। वह भी मानते हैं कि इस काल को वीरगाथा काल कहना उचित है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नामकरण बीज विपण काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को बीज विपण काल कहा है, क्योंकि उनके अनुसार इस काल में अनेक प्रवृत्तियों का उदय हुआ था, अनेक प्रवृत्तियों का जन्म हुआ था।
इस कारण उसने इस काल को बीज विपण काल की संज्ञा दी है। लेकिन कुछ कवि इस मत से सहमत नहीं हैं, वह उसे अप्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नामकरण। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल को 2 भागों में बांटा है। संमत 1750 से संमत 1000 तक की रचनाओं को उसने संधि काल में रखा है और 1000 से 1375 की रचनाओं को उन्होंने चरण काल की संज्ञा दी है। उनके अनुसार जो कवि थे, जो लेखक थे, वह राज दरबारों में रहते थे और राज दरबारों के राजाओं के चरणों में बैठकर ही अपनी कविता की रचना या अपने काव्य की रचना करते थे। इस कारण इस काल को उन्होंने चरण काल की संज्ञा दी है, क्योंकि उस समय के जो लेखक थे, कवि थे, वह अपने आश्रयदाताओं से सम्मान प्राप्त करने के लिए उनका अतिशयोक्तिपूर्वक वर्णन करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। इस कारण यह नाम भी कुछ उचित नहीं है, इसे हम उचित नहीं मान सकते, क्योंकि यह अतिशयोक्तिपूर्वक वर्णन से माना जाता है। श्री राहुल सैकृत्यन का नामकरण। सिद्ध सामंत काल। महापंडित राहुल सैकृत्यन ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है। उनके अनुसार राजनीति पर सामंतों का अधिकार था और धर्म पर सिद्धों का अधिकार था। इस कारण इस काल को उन्होंने सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है, क्योंकि जो सामंत थे वह किसानों से कर वसूल करते थे और राजनीति पर अपना दबदबा बनाते थे, और जो धर्म में सिद्धों का अधिकार था, सिद्ध ही पूरे धर्म की देखरेख करते थे। इस कारण उन्होंने इस काल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नामकरण। आदिकाल। जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उन्होंने इस काल को आदिकाल की संज्ञा दी है, क्योंकि उनके अनुसार इस काल का आरंभिक काल या आदिकाल कहना ही उचित है। लेकिन उन्होंने इस काल का कोई भी स्पष्ट उदाहरण नहीं दिया, फिर भी यह नामकरण कुछ हद तक सही है। सभी विद्वानों ने इसे का समर्थन किया है। द्विवेदी जी ने इस युग को रूढ़ियों से ग्रस्त युग माना था, इस कारण उन्होंने इस युग को आदिकाल की संज्ञा दी है। द्विवेदी जी के मत से सभी हिंदी के बहुत से विद्वान, लेखक, कवि सहमत है। इस कारण इस युग का नामकरण आदिकाल कहना ही उचित होता है। आज हमने आदिकाल के नामकरण के बारे में पढ़ा। सभी विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण अलग अलग दिए हैं। कुछ को अप्रमाणिक माना जाता है, कुछ को हमने प्रमाणिक माना है। ये पूरा क्वेश्चन आपने लर्न करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे। आदिकालीन परिस्थितियों क्योंकि उस समय जो परिस्थितियाँ घटित हुई थी उसके आधार पर ही हमारा साहित्य रचा गया था। हम इसका वर्णन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ओके राजे, गुड बाय।